वेलकम दोस्तों, एग्जाम है .com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य का दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग में हम लोग छत्रपति का काल देखे थे और दूसरे भाग में हम लोग पेशवाओं का काल देखेंगे, जिसमें मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे, कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मण थे और वो एक काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, काफी तेज दिमाग के व्यक्ति थे। और इनका पेशवा का कालखंड है 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बनते हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में मराठा साम्राज्य को काफी विकास किया, काफी उत्कर्ष तक ले गए। मराठा शाहू 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल बादशाह शाहू को रिहा कर देते हैं। शाहू को रिहा करने के बाद मराठों के बीच गृह युद्ध छिड़ जाता है, जहां राजा राम की विधवा पत्नी अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय का संरक्षण करते हुए कोल्हापुर से शासन चला रहे थे। शिवाजी के आने के बाद, माफ कीजिएगा, शाहू के आने के बाद शाहू मराठों का सरदार चुना जाता है और शाहू सतारा से शासन चलाता है और मराठा साम्राज्य बन जाता है, छत्रपति बन जाता है। उसके आने के बाद बालाजी विश्वनाथ जो एक मामूली राजस्व अधिकारी के रूप में मराठा साम्राज्य में कार्य करना प्रारंभ किया था, उनका शक्ति का विस्तार होता है और इन्हें 1707 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, 1707 ईस्वी में सेना कर्ते का पद मिलता है। 1704 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक यह दौलतपुर के सूबेदार रखते हैं। 1704 से 1707 ईस्वी तक जो बालाजी विश्वनाथ रहते हैं, मराठा साम्राज्य में दौलतपुर से के सूबेदार रखते हैं। और एक ये मराठा साम्राज्य में एक क्या कहें, मतलब एक मामूली राजस्व अधिकारी के रूप में ज्वाइन किए थे। इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और धीरे धीरे इनकी वृद्धि होती है और ये सेना कर्ते के पद पर पहुंचते हैं 1707 ईस्वी में। इन्होंने शाहू का राजनीतिक और बौद्धिक दोनों स्तर पर काफी सहायता की। एक्चुअल में होता क्या था, जब मराठा लोग उस समय कोई भी सुदूर क्षेत्र में कोई राज्य जीतते थे, तो उस समय प्रत्येक मराठा जो सरदार था उनका अपना सैनिक होता था, तो उस मराठा सरदार को उस क्षेत्र का जिम्मेवारी दे दिया जाता था। अब वो मराठा लोग जो सरदार होते थे, वो जितना भी वहां से राजस्व एकत्र करते थे, उसका ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखते थे और काफी कम मात्रा में वो छत्रपति को देते थे। और अगर उनको पर विरोध करने पर वो विद्रोहियों, अपने दुश्मनों से मिलने में भी वो नहीं हिचकिचाते थे। यही देखते हुए 1713 ईस्वी में शाहू एक नया पद का सृजन करता है और इस पद का नाम रहता है, ये जो नया पद होता है ये होता है पेशवा। पेशवा का पद होता है और पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाता है। बालाजी विश्वनाथ कोंकण क्षेत्र के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल परिवार से थे और इनका काफी बुद्धिमान होने के कारण, काफी तेज होने के कारण इन्हें पेशवा बनाते हैं। ये अपने कार्यकाल में काफी उपलब्धि हासिल करते हैं। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि ये सैयद बंधु,
इस समय होता क्या है, दिल्ली में जो मुगलों का शासन चल रहा है, यहाँ पे जो शासन चल रहा है, जो किंग मेकर की भूमिका में सैयद बंधु रह रहे हैं। सैयद बंधु जो राजा बादशाह बन रहे हैं, सैयद बंधु के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो सैयद बंधु से इनकी एक संधि होती है बालाजी विश्वनाथ की। और इस संधि के तहत क्या होगा, जो उस समय मुगल बादशाह फरख्सियर है, जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, उस संधि के तहत क्या होगा कि बालाजी विश्वनाथ जो है सैयद बंधु से संधि करेंगे, हुसैन अली से, और बालाजी विश्वनाथ एक सेना लेके जाएंगे। इनकी सेना की सहायता से क्या होगा, सैयद बंधु फरख्सियर की हत्या करवा देता है। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मतलब कि मराठों लोगों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि दिल्ली जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्र में जो भारत का शासन है, वो अपने बादशाह को, अपने सम्राट को हटाने के लिए या मरवाने के लिए जो सैयद बंधु, उसमें किसकी भूमिका ले रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ की, मराठों की भूमिका ले रहे हैं। मतलब मराठों का यहाँ वर्चस्व काफी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद दिल्ली की संधि होती है। क्या होगा, दिल्ली की संधि किसके किसके बीच होती है, ये सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ जो शाहू की तरफ से पूरे ये जो संधि हो रहा है उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये जो बालाजी के द्वारा ही मराठा में इनके द्वारा किया गया कार्य है, ये संधि है। इस संधि के तहत क्या होता है, इस संधि के तहत मराठों को दक्कन में 6 सूबे के चौथ और सरदेश मुखी, कितना, 6 सूबे का चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल जाता है। अब देखिएगा यहाँ 2 नया शब्द आया है, एक है चौथ और एक है सरदेश मुखी। ये दोनों शब्द आपको पूरा मराठा साम्राज्य में मिलेगा। चौथ होता क्या था, मान लीजिए मराठा सब लोग जब किसी राज्य को जीतते थे और उस राज्य को जीतने के बाद जिससे जीते हैं उसे वापस दे देते थे, और वहां से जो उन्हें टैक्स मिलता था वो टैक्स होता था 1/4। जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसका 1/4 भाग मराठों को मिलेगा। अब होता क्या था, मान लीजिए मराठा का शासन दिल्ली में है और वहां से वो क्या होगा, दिल्ली से शासन करते हुए वो पंजाब को जीत लिए, पंजाब को जीत लिए। अब वो हरियाणा नहीं जीते हैं और पंजाब जीत लिए, तो हरियाणा को जीते बिना पंजाब को दिल्ली में मिलाना संभव नहीं है, इसलिए मजबूरन क्या होता था, उन्हें वापस कर देना पड़ता था और वहां वो चौथ लगाते थे। और वो कितना, टैक्स का 1/4, 1/4 भाग वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे। और वो जिस राज्य को जीतते थे, मान लीजिए वो दिल्ली में शासन कर रहे हैं, हरियाणा को जीत लिए या उत्तर प्रदेश को जीत लिए, इस राज्य को जीते तो वो अपने में शामिल कर लेते थे, जिसको वो अपने राज्य में मिला लेते थे, वापस नहीं करते थे, वहां वो 1/10 भाग टैक्स कलेक्ट करते थे। इसी को सरदेशमुखी कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ के काल में क्या होगा, अब ये संधि के बारे में, दिल्ली की संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो होता क्या है, इस संधि के तहत मराठों को 6 सूबे की चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद शिवाजी के काल में जो अधिकार मिले थे, जो छूट दी गई थी मराठों को, वो छूट वापस शाहों को मिल जाता है। उसके बाद क्या होगा, 1500 घुड़सवार, 1500 घुड़सवार मराठा लोग क्या करेंगे, मुगलों को देंगे जब उनको कभी जरूरत पड़ेगी, और 10 लाख रुपए सालाना कर, 10 लाख रुपए कर ये कौन देगा, मराठा मुगलों को देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, ये इनकी संधि होती है। 1720 में क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका योग्य पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। बाजीराव प्रथम
इन पे एक फिल्म भी बनी है बाजीराव मस्तानी, जिसमें इनके किरदार को दिखाया गया है। 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक ये पेशवा रखते हैं और 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म 18 सितंबर 1700 ईस्वी को हुआ था। और ये जब 20 वर्ष के थे तभी ये पेशवा बन जाते हैं। इनके पेशवा बनने में कुछ समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये काफी युवा होते हैं। उस समय जो बाकी सम्राट जो रहते हैं, मराठा लोग रहते हैं, जो काफी योग्य लोग रहते थे, काफी पुराने मराठा थे, इनका वर्चस्व था। उन्हें बुरा लगता है कि ये काफी युवा व्यक्ति को क्या कर रहा है, बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पेशवा बना दिया जा रहा है। अब पेशवा जो था ना, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम जितनी भी शक्तियां था धीरे धीरे करके केंद्रित करके वो अपने में ले लेते हैं। पेशवा एक्चुअल में होता क्या था, मान लीजिए मराठा साम्राज्य में 8 मंत्री होते थे। 8 मंत्री में जो 8 का प्रमुख होगा वो क्या कहलाता था? पेशवा कहलाता था। आप इसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक प्रधानमंत्री। अभी जैसे हम लोग को राष्ट्रपति समझिए, उस समय छत्रपति हुआ करते थे, उसके बाद पेशवा जो प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, तो साहू के मरने के बाद छत्रपति की जो थी वो समाप्त हो जाती है, अंतिम वो छत्रपति होते हैं। और वो जितना भी उनका ये था सारा पेशवा के नाम पर वो लिख के चले जाते हैं। तो क्या होगा, 18 सितंबर 1700 ईस्वी में बाजीराव प्रथम का जन्म होता है और 1720 ईस्वी में वो प्रथम पेशवा बनते हैं, द्वितीय पेशवा बनते हैं मराठा साम्राज्य में। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। जब ये पेशवा बनते हैं उसके बाद क्या होगा, 1724 ईस्वी में 1724 ईस्वी में क्या होगा, चिनकिलीज खा उर्फ निजाम 1724 ईस्वी में चिनकिलीज खा, जिसे हैदराबाद का निजाम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, वो हैदराबाद की नींव रखता है। और वो क्या विंध्य पर्वत के पूरे क्षेत्र, आप देख सकते हैं मानचित्र में, विंध्य पर्वत के जो पूरा इलाका है उसमें अपने आप को मुगलों का उत्तराधिकारी बताता है और उसको अपने आप को वहां का सूबेदार घोषित कर देता है। परंतु मराठा लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे और क्या होगा, 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और चिनकिलीज खा के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाजीराव प्रथम विजय होते हैं। इस युद्ध में विजय होने के बाद एक संधि होती है जिसे मंजी गांव की संधि कहते हैं। मंजी, इसी तरह कुछ नाम है संधि का, मंजी गांव की एक संधि होती है जिसमें, और इसके बाद क्या होगा कि मराठा साम्राज्य का दक्षिण में वर्चस्व सबसे बढ़ जाएगा और माना जाएगा कि दक्षिण में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो मराठा है। उनका काफी विस्तार होता है, उनकी महानता को बढ़ावा मिलता है। बाजीराव प्रथम चिनकिलीज खा को बार बार युद्ध में हराते हैं और उन्हें विस्तार नहीं करने देते हैं अपने क्षेत्र का। उसके बाद क्या होगा, फिर बाजीराव जो है निजाम से कब टकराएंगे, वो होगा 1737 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में क्या होता है, मुगल बादशाह चिनकिलीज खा को भेजता है किससे युद्ध करने के लिए, बाजीराव प्रथम से, क्योंकि वो उत्तर की ओर अब विस्तार करना चाहते थे। उत्तर की ओर विस्तार करना चाहते थे मराठा लोग, इसलिए मुगल बादशाह के कहने पर चिनकिलीज खा निजाम जो रहता है हैदराबाद का, वो युद्ध करता है। भोपाल का युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम रहता है भोपाल का युद्ध।
इस संधि होने के बाद होता क्या है कि मराठों का वर्चस्व बढ़ जाता है दक्षिण क्षेत्र में। अब क्या करेंगे, मराठा लोगों का अगला कोशिश है कि उत्तर की ओर वो विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए 1732-33 में गुजरात को जीत लेते हैं। 1737 में क्या होगा, मालवा को बाजीराव प्रथम जीत लेते हैं और वहां पे अंत में मुगल बादशाह को उनका मान्यता देना पड़ता है कि इस क्षेत्र में इनका अधिकार है और चौथा सरदेशमुखी वसूलने का इनको मराठों को अधिकार मिल जाता है। एक बड़ा दिलचस्प कहानी है कि जब बाजीराव दिल्ली पर हमला करने वाले रहते हैं, चढ़ाई करने वाले रहते हैं, उससे पहले एक मीटिंग करते हैं। किसके साथ? निजाम के साथ एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में बहुत एक रोचक कहानी लिखी गई है। वो मीटिंग जो होता है निजाम के महल पे ही होता है और निजाम के महल पे जब वो बात करते रहते हैं उस समय बोलते हैं बाजीराव कि जब मैं दिल्ली में चढ़ाव करूंगा तभी आपको ना मराठों के खिलाफ कुछ करना है ना मुगल बादशाह का साथ देना है। इस वार्तालाप के दौरान होता क्या है कि निजाम बहुत क्रोधित हो जाता है और उसी समय उन्हें कैद कर देने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म देता है। लेकिन इस पर क्या होगा, बाजीराव प्रथम हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप मेरे ही सिपाहियों को मुझे ही कैद करने के लिए कह रहे हैं। आपके अगल बगल में भी जो खड़ा है वो मेरा ही सिपाही है। जब ध्यान से निजाम देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पूरे महल को बाजीराव प्रथम ने पूरी तरीके से घेर लिया था। बाजीराव प्रथम की एक और महत्वपूर्ण विजय है, इन्होंने पुर्तगालियों को साल्सेट और बसीन से खदेड़ भेजा, जो मराठों के लिए एक महान उपलब्धि थी। ये पश्चिमी लोगों से काफी नफरत करते थे, इसलिए वह उन्हें नहीं रहने देना चाहते। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में भारत में आए थे और उनका काफी वर्चस्व था भारत में, जहां बसीन और साल्सेट वाले क्षेत्र में, वहां से उन्हें खदेड़ के भेज देते। बाजीराव प्रथम की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है कि उन्होंने जंजीरा के सिंधियों को भारत के पश्चिमी तट से खदेड़ दिया था। ये जंजीरा सिंधिया के लोग मध्यकाल में ही समुद्री रास्ते से भारत के पश्चिमी तट में आ बस गए थे और ये बहुत हत्सी टाइप के लोग थे। इनकी जंगीय नौसेना बहुत ताकतवर थी और इनका संबंध बीजापुर, हैदराबाद के निजाम, इन सभी के साथ काफी अच्छे थे। छत्रपति शिवाजी ने भी इन्हें खदेड़ने की कोशिश की थी परंतु असफल रहे थे। परंतु बाजीराव प्रथम 1736 ईस्वी में जंजीरा के सिद्धियों को पूरी तरह से खदेड़ देते हैं। इसके बाद बाजीराव का प्रभुत्व काफी बढ़ जाता है और बाजीराव की गिनती भारत के महानतम सम्राटों में होने लगती है। कहा जाता है कि मुगलों के बाद भारत पर शासन करने का किसी का अधिकार था तो मराठा लोग थे, परंतु मराठा लोगों में एकता की कमी और राजनीतिक दृष्टिकोण की कमी होने के कारण ये भारत पे शासन नहीं कर पाते हैं। रूहेला सरदारों से बुंदेलखंड के राजा छत्रपाल की रक्षा करते हैं, जिसके बदले छत्रपाल
बाजीराव प्रथम से अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह कर देते हैं और 4 जिला भेंट से रोक देते हैं, जिसमें हृदयनगर, कल्पी, झांसी और सागर होता है। उसके बाद 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है और अगले पेशवा उनके पुत्र नाना साहेब बनते हैं, जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।